हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज हमारी चल रही थी, इसमें हम देख रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, और इसके अंतर्गत हमने पहले पार्ट में देखा था हिमालय की उत्पत्ति और विकास। आज हम देखेंगे हिमालयी श्रेणियों का वर्गीकरण कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, ये चीज़ें क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और जो भी फैक्ट यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियो हमने कहाँ पे समाप्त की थी? हिमालयी वर्गीकरण, ठीक है, जो आपका हिमालय की श्रेणियाँ हैं और उन श्रेणियों को विभाजित करने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो भ्रंश रेखाएं हैं, उसके बारे में बात की थी। तो एक बार हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये भारत का मैप है, इसे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा और इसे बार बार देखते रहें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, भूगोल अगर समझनी है, भूगोल पढ़नी है, उसमें इंटरेस्ट जगाना है, तो आप लोगों ने मैप की सहायता लेनी ही पड़ेगी। आप भले ही उसके बाद कोई थ्योरी ना पढ़ें, लेकिन केवल मैप देख के भी आप लोग पूरा भूगोल रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि हिमालय की श्रेणियों को मेनली उत्तर से दक्षिण के क्रम में 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये श्रेणियाँ अरेंज ही ऐसे हैं। जैसे ये आपका ट्रांस हिमालय बनी है ऐसे श्रेणी, इसके बाद महान हिमालय है, ये सबसे ऊंची श्रेणियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लघु हिमालय आता है और इसके बाद लास्ट में आता है आपका शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ गंगा का मैदान देखने को मिलता है। तो ये 4 श्रेणियाँ आपकी हैं और इन्हीं 4 भागों में बांटा गया है उत्तर से दक्षिण के क्रम में हिमालय को। तो पहला है ट्रांस या तिब्बत हिमालय, दूसरा है वृहद हिमालय या महान हिमालय या इसी को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, ये वाला। इसके बाद आता है आपका लघु हिमालय, ये श्रेणी है, और इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय या इसी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि सबसे बाहरी है। इसके बाद यहाँ पूरा गंगा का मैदान आ जाता है, जिसमें भाबर क्षेत्र, फिर उसके दक्षिण में तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान, ये पूरा आएगा, ठीक है। और इन चारों श्रेणियों को, जो हिमालय की 4 श्रेणियाँ समानांतर क्रम में उत्तर से दक्षिण में अरेंज हैं, इन्हें विभाजित करने वाली कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जिन्हें भ्रंश रेखाएं कहा जाता है। तो उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 4 भ्रंश रेखाएं मेनली होंगी। पहला आएगा आपका सचर जोन या हिंज लाइन, जिसका पूरा नाम है इंडस सांगपो सचर जोन, ITSZ इसे कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसे आप लोग हिंज लाइन या सचर जोन नाम से याद रखेंगे। दूसरा है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तीसरा आता है हिमालयी सीमांत भ्रंश और चौथा आता है, वो नीचे होगा, ठीक है, ये आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये 4 आपकी भ्रंश रेखाएं हैं जो कि हिमालय की समानांतर श्रेणियों को विभाजित करती हैं। अब किस किस के मध्य पाई जाती हैं, ये प्रश्न आपसे कई बार बन चुका है एग्जाम में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये सपोज कर लीजिए आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है। इसके उत्तर में आपका तिब्बत का पठार है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक। भारत की जो सीमा रेखा में आती है, तो पहली है आपकी ट्रांस हिमालय श्रेणी, इसके बाद दूसरी आती है आपकी महान हिमालय श्रेणी, ठीक है, जो कि सबसे ऊंची श्रेणियाँ हैं। तो इस ट्रांस हिमालय यानी कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी जो महान हिमालय है, इसको विभाजित करने वाली लाइन कहलाती है आपकी सचर जोन, ठीक है, सचर जोन या हिंज लाइन, इसे आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ITSZ। इसके बाद इस महान हिमालय के दक्षिण में पाई जाती है लघु हिमालय श्रेणियाँ, जो कि अपेक्षाकृत कम ऊंची हैं। तो इन दोनों के मध्य जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है, ठीक है, केंद्रीय भ्रंश है, इसी को कहा जाता है आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसके बाद जो आपका लघु हिमालय है, इसके दक्षिण में पाई जाएंगी शिवालिक श्रेणियाँ, जो कि इससे भी कम ऊंची हैं, और इनके मध्य इन्हें विभाजित करने वाली जो लाइन है या जो भ्रंश रेखा है, उसे कहा जाता है हिमालयी सीमांत भ्रंश। और इसके बाद आप लोगों को पता है यहाँ पे आता है गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान में आप खड़े हैं, ठीक है, तो गंगा के मैदान में आपको खड़े होने पर सामने हिमालय पर्वत की शुरुआत दिखाई देगी, यानी कि यहाँ सामने आपके फ्रंट में रखा हुआ है हिमालय। इसीलिए इस भ्रंश रेखा को हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहा जाता है, क्योंकि हिमालय के जस्ट फ्रंट में है सामने। इसके बाद कोई भी पर्वत श्रेणी आपको दक्षिण की ओर नहीं दिखाई देगी। तो ये 4 भ्रंश रेखाएं हैं, आप लोग ऐसे ही याद रखें, सचर जोन, फिर उसके बाद मुख्य केंद्रीय भ्रंश, और इसके बाद हिमालयी बाउंड्री फॉल्ट, और इसके बाद हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या अग्रभ्रंश, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय भी तिब्बत पठार से ही जुड़ा हुआ है एक तरीके से, और ये भी आपका हिमालय जो महान हिमालय है, इसके अवसादों से निर्मित है। तो आप हिमालय में मेनली 3 श्रेणियों को रख सकते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इन तीनों को हिमालय की मुख्य श्रेणियाँ माना जाता है, और यही कारण है कि ये जो भ्रंश रेखा है इसे केंद्रीय भ्रंश कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। तो ये आपका कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे। यहाँ पे मैंने डायग्राम से भी समझाया था। देखिए, ये आपका ट्रांस हिमालय रीजन है, इसके बाद ये आपका आता है महान हिमालय, फिर ये लघु हिमालय है जो कि काफ़ी चौड़ा रीजन है, और इसके बाद शिवालिक, ठीक। और इनके मध्य जो रेखाएं हैं ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इसका दिखाया हुआ था, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये उत्तर की साइड में है, सबसे उत्तर में तिब्बत का पठार, इसके बाद पहले ट्रांस हिमालय आएगा, उसके दक्षिण में महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक, फिर उसके बाद गंगा का मैदान, ठीक है। और इनके बीच में ये है सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन, ठीक है। ये है आपका
मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ये बाउंड्री फॉल्ट है और ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, और इसके बाद मैदान है गंगा का। यहाँ आप खड़े हैं मानिए और यहाँ से आपको फ्रंट में हिमालय दिख रहा है, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय रीजन और इससे जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, ये ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, क्योंकि हमने बात की उत्तर से दक्षिण में इनका आपका समानांतर क्रम विस्तारित होता है, ठीक है। तो महान हिमालय के उत्तर में है और लगभग 965 किलोमीटर एरिया में विस्तृत है। कौन? ये ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, ठीक है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। क्यों हुआ होगा? क्योंकि इससे ज़्यादा ऊंचा जो पर्वत है वो महान हिमालय है, जो कि इसके दक्षिण में है। तो यहाँ पर वर्षा के कारण, हवाओं के कारण या फिर किसी अन्य भूगर्भिक हलचल से ये टूटा, तो ये टूट के नीचे गिरेगा और इसके नीचे साइड में उत्तर की ओर क्या है? ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे जमा होते रहे अवसाद, इसीलिए इस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो आपका जो ट्रांस हिमालय है वो अवसादी शैलों से निर्मित है, ध्यान रखेंगे। एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है ट्रांस हिमालय के बारे में, जो कि कई बार पूछा जाता है। ये आपका नदी तंत्र में भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देता है। बात आती है कि पूर्ववर्ती नदियाँ क्या हैं और कौन कौन सी हैं। तो ऐसी नदियाँ जो हिमालय के उत्पत्ति से पहले ही बह रही थी, ठीक है। यानी कि हिमालय की ओरिजिन जो है, हिमालय का निर्माण जब हुआ उससे पहले से जो नदियाँ एग्जिस्ट कर रही थी यहाँ, उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। तो मान लीजिए कि एक नदी थी, सतलज नदी, ऐसे बह रही है, ठीक है, और इसके मार्ग में अब हिमालय की उत्पत्ति हो रही है धीरे धीरे। तो ये इस जितना भी यहाँ अवसाद जमा होगा इसे काटते हुए जाएगी। हिमालय ऊपर उठ रहा है, इसे काटते रहेगी, लेकिन हिमालय उठता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हिमालय का जो ये रीजन है जहाँ से नदी गई, यहाँ पर एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों ओर तो हिमालय ऊपर उठ चुका होगा और ये बीच में आपका गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को कहा जाता है आपका गॉर्ज। जैसे आपका सिंधु नदी है, सिंधु गॉर्ज या बुंजी गॉर्ज बनाती है, ऐसे ही आपका सिपकिला गॉर्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गॉर्ज हैं, इसका मतलब है कि नदी बह रही थी, उसके सामने पर्वत ऊपर की ओर उठा, तो नदी उसे काटते गई, धीरे धीरे काटते रही, वो भी ऊपर उठता रहा, तो उतने एरिया में गड्ढा बन गया, बाकी दोनों साइड पर्वत ऊपर उठा, ठीक है। तो इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ से सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जो सबसे मुख्य पूर्ववर्ती नदी हैं, इनका उद्गम होता है। तो ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। कारण ये है कि ये सबसे उत्तरी भाग है और उत्तर की ओर जितना भी हम जाएंगे अर्थ में, वहाँ पे आपका ठंड बढ़ती जाएगी, दक्षिण की ओर भी ठंड बढ़ेगी, ठीक है। तो 0 डिग्री में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। हमने अक्षांश देशांतर में बताया था, 0 डिग्री में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ गर्मी होगी, दक्षिण और उत्तर की ओर दोनों ओर ठंड होती है। तो यहाँ से हम सबसे उत्तर में है हमारा ट्रांस हिमालय, इसीलिए यहाँ सदैव बर्फ रहती है और यही कारण है कि वनस्पतियों का अभाव होगा, ठीक है। अब हम अन्य श्रेणियों को जानने से पहले एक बार मैप में देख लेते हैं कि इन श्रेणियों का विस्तार किस तरीके से है। और मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया है आपको कि जब भी आप भारत का मैप देखें और हिमालय की श्रेणियों को आप देख रहे हैं, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, इस चीज़ को सीखें। आपने शुरू करना है इस पामीर की गांठ से, ठीक है। पामीर गांठ कहने का अर्थ है कि ये हिमालयी श्रेणियाँ जहाँ पर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसी को हमने पामीर गांठ नाम दे दिया और यहीं से माना जाता है कि सभी श्रेणियों का उद्गम हुआ है, ठीक है। तो पामीर गांठ से मुख्यतः 3 श्रेणियाँ आपकी निकलती हुई दिखाई देती हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर निकलती है हिंदुकुश श्रेणी, ध्यान रखना ये हिमालय का ही भाग है, ठीक है। ये सारी श्रेणियाँ हिमालय का भाग हैं। तो ये आपकी पामीर गांठ से दक्षिण पश्चिम की ओर निकलेगी हिंदुकुश, जो पाकिस्तान में है। दूसरी पूर्व की ओर निकलती है कुनलुन श्रेणी, ठीक है, जिसका विस्तार आपका तिब्बत में देखने को मिलता है। और दक्षिण पूर्व की ओर चलें तो आपकी मुख्य हिमालय श्रेणी यानी कि काराकोरम जो श्रेणी है ये निकलती है। तो पामीर गांठ से 3 श्रेणियाँ निकलेंगी, हिंदुकुश, कुनलुन श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। और ये जो काराकोरम है यही आपका ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। तो पहली बात आप ये देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कैसे हुआ है। देखो, एक चीज़ तो मैंने बताई थी कि हिमालय सीधा नहीं है, ऐसे चाप के आकार में फैला हुआ है और तिब्बत के पठार की ओर से अवतल और दक्षिण भारत की ओर से उत्तल है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को याद होगी, इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिमालय ऐसे फैला हुआ है, देखो ये सीधा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हिमालय की श्रेणियाँ देखें तो जो आपको यहाँ पे काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, जास्कर, ये श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं। ये चारों की 4 श्रेणियाँ जो हैं, मेनली 3 हैं और उसके बाद भी अन्य श्रेणियाँ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो श्रेणियाँ जिनका विस्तार आपका जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है, ये आपका ट्रांस हिमालय रीजन है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको सबसे लंबी श्रेणी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूरा पूरब से पश्चिम में फैली हुई, ये आपकी है महान हिमालय या वृहद हिमालय। इसके बाद इसके नीचे जो धौलाधर वाली श्रेणी है, धौलाधर पीर पंजाल श्रेणियाँ, ठीक है, ये आपका है मध्य हिमालय, ठीक है, या लघु हिमालय। और इसके दक्षिण में जो ये रेंज दिखाई दे रही है, ये है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि
ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय। उत्तर से दक्षिण में ये श्रेणियाँ समानांतर रूप में फैली हुई हैं। ठीक, और एक और चीज़ मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम हिमालय श्रेणियों को पूरब से पश्चिम की ओर देखें तो यहाँ पर आप जो एक चीज़ नोटिस करेंगे वो ये है कि ये हिमालय ऐसे फैला हुआ है। देखो, इसको मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इससे समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आप लोग देखेंगे पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, यानी कि लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, जबकि पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते इसकी चौड़ाई जो है कम हो जाती है और यहाँ 150 किलोमीटर के आसपास मिलती है। कारण क्या है कि जो दक्षिण भारत का हिस्सा था, इस तरीके का हिस्सा, उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया है, दबाव है, उसी दबाव के कारण ये श्रेणियाँ दब गई हैं और यही कारण है कि यहाँ पर श्रेणियाँ ज़्यादा ऊँची दिखाई देती हैं। ठीक है, तो विश्व की, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो आपको इसी श्रेणी में देखने को मिलेंगी। जैसे माउंट एवरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मकालू है, अन्नपूर्ण है, ठीक, कंचनजंगा है। तो आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे आप, जिसका हिमालय भारत के अंदर है, वो कंचनजंगा है। जबकि भारत की सबसे ऊँची चोटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस काराकोरम रेंज में। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 8611 मीटर। तो ये लेकिन POK में है, तो हम मानते नहीं हैं कि भारत की है एग्जैक्ट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कंचनजंगा कहेंगे। तो ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में हिमालय की चौड़ाई कम होगी और ऊंचाई बढ़ेगी। कारण आपको पता चल गया, प्रायद्वीपीय भारत का दबाव उत्तर की ओर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन श्रेणियों को डिटेल में। तो देखें, ट्रांस हिमालय हम पढ़ रहे थे, हमने उसके मेन पॉइंट पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि इसकी जो श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की, इन्हें मेनली 3 भागों में बांटा गया है। 3 श्रेणियां यहाँ देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, इधर ही पे लिख देते हैं, काराकोरम, ठीक है, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर। ये 3 श्रेणियां हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। पहली है काराकोरम श्रेणी, हमने यहाँ पे मैप में देख ली है। काराकोरम श्रेणी यहाँ दिखाई दे रही है हमें, ये काराकोरम है। ठीक है, इसके नीचे आपकी ये लद्दाख श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए काराकोरम के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पहला, ये भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत है, उत्तरतम पर्वत श्रेणी होगी। क्यों है, क्योंकि ट्रांस हिमालय का रीजन है और सबसे ऊपर यही है, और ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए सबसे उत्तरतम जो पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, कई बार एग्जाम्स में बन चुका है, तो आप लोग ध्यान रखें, इंपोर्टेंट में इसे नोट करें कि उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाएगा, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को। ठीक है, दूसरा, भारत की सर्वोच्च चोटी जो कि K2 है, या फिर इसी को गॉडविन ऑस्टिन या गौरीनंदा पर्वत कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। हमने तो भैया अपने टाइम पे रटी हुई हैं इन चोटियों की ऊंचाइयाँ, तो आप लोग भी इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें याद करने के लिए कोई लॉजिक नहीं दिखाई देगा आपको, केवल ये डेटा है तो इसे याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन या फिर गौरीनंदा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। काराकोरम की नुब्रा घाटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर सबने सुना होगा, तो काराकोरम की नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर लंबा। ठीक है, और यहाँ पर उतरने वाली जो पहली आर्मी थी वो आपका उत्तराखंड की बात करें तो 19 कुमाऊं रेजिमेंट है। ठीक है भैया, ये ध्यान में रखना, 19 कुमाऊं रेजिमेंट जो कि यहाँ पे पहली बार उतरी है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, सियाचिन, बियाफो, बालतोरो, हिस्पर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, काराकोरम श्रेणी के बड़े ग्लेशियर हैं, जो काराकोरम श्रेणी में पाए जाने वाले मुख्य हैं, तो इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, दूसरा आता है लद्दाख श्रेणी। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, ये तो आप लोग वैसे ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, इस श्रेणी का पूर्वी विस्तार कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, लद्दाख श्रेणी का पूर्वी विस्तार कैलाश है, ना कि जास्कर का, जबकि आपको दिखाई देगा कि जास्कर के लगभग बराबर में दिखाई देती है श्रेणी, ये देखिए। तो इसीलिए आप ध्यान रखना कि जो लद्दाख श्रेणी है, इस लद्दाख श्रेणी का ही जो पूर्वी विस्तार है, अर्थात जो लद्दाख श्रेणी का जो हिस्सा तिब्बत में चला गया है या चाइना के अंदर है, वही हिस्सा आपका कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं तो मानसरोवर झील यहीं पे है, ठीक है, तिब्बत में ही। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है जो कि तिब्बत में चला गया। आगे चलते हैं, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो कि है आपकी राका पोसी। ठीक है, तो ये राका पोसी लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो आपका काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, और विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी जो है राका पोसी, वो लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी जो है, इन दोनों के मध्य विभाजक का काम करते हैं लद्दाख श्रेणी। ठीक है, यानी कि यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं, ये सिंधु नदी जा रही है और यहाँ से जो है
आपकी लद्दाख बीच में लद्दाख श्रेणी पड़ेगी और यहाँ से फिर दूसरी नदी आएगी इसकी, कौन सी, श्योक नदी। तो इन दोनों के मध्य विभाजक का जो कार्य कर रही है वो है लद्दाख श्रेणी। तीसरा आता है जास्कर श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय के भाग चल रहे हैं, ठीक है। जास्कर श्रेणी के महत्वपूर्ण बिंदु देख लें, लद्दाख के दक्षिण में और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रांस हिमालय समाप्त होगा और सीधे महान हिमालय शुरू होगा, ठीक है। इसलिए महान हिमालय और लद्दाख श्रेणी जो है इसके दक्षिण में स्थित है, महान हिमालय के उत्तर में। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंधु नदी जाल से होकर बहती है, ठीक है। सिंधु नदी जाल से, जा से हो गया जास्कर, लौ से हो गया लद्दाख, लेकिन ध्यान रखना है कि जाल जो है ऊपर से नीचे को चलेगा ऐसे, ठीक है। ये दक्षिण में है जास्कर श्रेणी, उत्तर में है लद्दाख श्रेणी। इन दोनों के मध्य से होकर बहती है कौन सी नदी, सिंधु नदी, ठीक है। आगे चलते हैं। बुंजी, मैंने अभी बताया था आपको वीडियो के शुरू में ही कि बुंजी नामक गॉर्ज है एक, जो सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका जैसे भारत का मैप है, मैं ऐसे मान लूँ, यहाँ से सिंधु नदी आई लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से, फिर यहाँ से वो क्या करेगी, पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है। तो जहाँ पे काट रही है इस श्रेणी को, तो यहाँ पे हिमालय की श्रेणी है, और इस हिमालय की श्रेणी को इसने काट काट के क्या कर दिया है, लगभग 5180 मीटर गहरा गड्ढा बनाया है। तो इसी को कहा जाता है आपका गॉर्ज। अब ये बुंजी नामक स्थान पर है तो इसे बुंजी गॉर्ज भी कहा जाएगा। सिंधु नदी द्वारा बना है इसलिए इसे सिंधु गॉर्ज भी कहा जाता है, और ये भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है, जिसकी गहराई लगभग 5180 मीटर या आप कह सकते हैं 5200 मीटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बुंजी नामक जो स्थान है, बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को ही काटती है, क्योंकि ये सबसे दक्षिण की श्रेणी है। इसी को काटकर भारत के सबसे गहरे गॉर्ज सिंधु गॉर्ज या बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे, जो कि है आपका वृहद हिमालय, या इसी को आपका महान हिमालय कहा जाता है। इसी को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, और इसी का एक नाम हिमाद्री भी मिलता है, अर्थात बर्फ़ का घर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, सारे नाम कुछ भी पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। आगे देखें, इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि इसी श्रेणी में आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है, जो कि नेपाल का हिस्सा है। तो यह हिमालय की सर्वाधिक सतत भी है, सबसे लंबी, आपने देखा पूरब से पश्चिम तक पूरी फैली हुई है, ठीक है, और दूसरा सबसे ऊंची श्रेणी है। नेक्स्ट देखें, यह उत्तर में ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। ये लाइन्स हमने देख ली हैं। आई होप कि आप लोगों ने एक कागज़ में इनको लिख लिया होगा, और आप लोग अब कैसे भी करके उसे बार बार देखकर याद कर रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व के प्रायः सभी सर्वोच्च शिखर, जैसे कि एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कामेट, नामचा बरवा, ये सभी जो हैं महान हिमालय श्रेणी में ही स्थित हैं, ठीक है। और इनका विस्तार आप देखेंगे लगभग पूर्वी हिमालय में ही देखने को मिलेगा, पश्चिम की साइड नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा तथा नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये तो सबने बचपन से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पहले से कवर किया हुआ है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, और विश्व की भी आप कहेंगे। महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है वो असममित है। कहने का मतलब है जो ये हिमालय है ऐसे करके इसका वलय बना हुआ है, ठीक है, चाप बना हुआ है, इसकी प्रकृति असममित है, ये हर जगह एक जैसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप पीछे की ओर जाएंगे चौड़ा दिखाई देगा, पूर्व की ओर जाएंगे पतला दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि सांकरा। पश्चिम की ओर आपकी ऊंचाई कम मिलेगी, पूर्व की ओर ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इनकी जो श्रेणियाँ हैं वो बिल्कुल सतत रूप में नहीं है, बराबर नहीं फैली हैं, कटी फटी हैं, ठीक। इनमें बहुत सारे गॉर्ज बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए कहा गया है कि हिमालय जो है महान हिमालय, इसकी वलय की प्रकृति असममित है, जो मुख्यतः है आपका। और इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में भी आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, कि जैसे मैंने बताया था हिमालय का जो मेन गर्भ वाला भाग होगा इसमें आपको आग्नेय चट्टानें मिलेंगी, उसके बाद बाहर की ओर अवसादी चट्टानें भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन जो महान हिमालय है सबसे ऊंचा है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अवसाद देखने को नहीं मिलेंगे। तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, जो मुख्यतः है रवेदार। रवेदार मैं कवर कर चुका हूँ पहले ही। रवेदार मतलब होता है आपका जिसमें क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है, टुकड़े टुकड़े वाली। तो रवेदार आग्नेय अथवा कायांतरित शिलाओं जैसे ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट से निर्मित है। पहले आग्नेय चट्टानों से ही बने होंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनका क्षरण हुआ तो ये ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट में बदल गए, ठीक है। तो ये था आपका महान हिमालय और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, यानी कि निम्न हिमालय, या इसी को लघु हिमालय, या इसी को मध्य हिमालय या हिमांचल भी कहा जाता है, यानी कि हिम का आंचल। महान हिमालय को हिमाद्री यानी कि हिम का घर, बर्फ़ का घर कहते थे, इसको कहेंगे हिम का आंचल, ठीक है। तो इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ये हिमालय का तीसरा भाग है, ठीक है।
पहला देखें, यह हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है। इस प्रकार के पॉइंट आपको तब देखने को मिलेंगे जब वीडियो का जैसा एग्जाम बने। वहाँ पे कुछ निम्न हिमालय या लघु हिमालय के बारे में मेन चीज़ें रख देंगे और उसके साथ साथ एक पॉइंट ये डाल देंगे कि हिमालय की सबसे सतत श्रृंखला है या हिमालय की सबसे कटी छटी श्रृंखला है। तो मैंने बताया सबसे सतत श्रृंखला महान हिमालय है और कटी छटी सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये निम्न हिमालय या लघु हिमालय है, ठीक है, जिसका निर्माण हुआ है अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से, यानी कि यहाँ पे भी रूपांतरित शैलें दिखाई देती हैं और अत्यधिक संपीड़ित हैं, दबी हुई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 60 से 80 किलोमीटर हमने चित्र में देखा था, इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वैसे कहीं पे इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर के आसपास भी लिखी हुई मिलती है, तो ध्यान रखना लगभग 60 से 80 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है एवं इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 3500 से 4500 मीटर के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में यानी कि इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है ये है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसकी मुख्य श्रेणियों के बारे में। तो महान हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियाँ थी वो आपने पढ़ा कि इसमें माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, कंचनजंगा है, मकालू है, नंगा पर्वत, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मध्य हिमालय की बात करें तो इसकी जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, सॉरी चोटी नहीं, ये महत्वपूर्ण श्रेणियाँ, महान हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हमने देख लिया था उसमें, ठीक है, पूरी की पूरी सतत श्रृंखला है तो उसमें कोई फिक्स श्रेणी नहीं है। जबकि ट्रांस हिमालय की हमने देखी थी इससे पहले, कौन कौन सी देखी थी, ये आपका लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, सॉरी ये लद्दाख, जास्कर और आपका काराकोरम श्रेणी, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो महान हिमालय के बाद लघु हिमालय आएगा, इसकी मुख्य श्रेणियाँ पीर पंजाल श्रेणी, उसी के दक्षिण में हमने देखी थी मैप में धौलाधर श्रेणी, और इसके साथ साथ नाग टिब्बा और महाभारत। और यहाँ से प्रश्न कई बार बना हुआ है, ठीक है, महाभारत श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है, तो आप ध्यान रखना कि ये लघु या फिर मध्य हिमालय या फिर आप लोग कह सकते हैं हिमाचल का भाग है, ठीक है। आगे देखें, कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला जो है ये हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है इस लघु हिमालय की, ठीक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पीर पंजाल में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दो प्रमुख दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। अब इससे आगे की जो वीडियोज़ हैं उनमें हम भारत के दर्रे कवर करेंगे तो वहाँ पे मैं इनकी लोकेशन दिखाऊंगा, ठीक है। जम्मू श्रीनगर मार्ग जो है, जम्मू को श्रीनगर से मिलाने वाला, ये जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी में ही बनी हुई है जवाहर सुरंग, ठीक है। आगे देखें, कश्मीर घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ जो हैं वो इसी श्रेणी में स्थित हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि इस श्रेणी में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हैं जैसे बुर्जिल और बनिहाल दर्रा, इसमें जवाहर सुरंग बनी हुई है, ठीक है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। तीसरी बात, इसमें आपका कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी ये भी स्थित है। इसके साथ साथ लघु हिमालय जो है इसमें भारत के अधिकांश पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। तो भारत की जैसे आप लोग नॉर्मल श्रेणियाँ देखते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा श्रेणियाँ भी इसमें पाई जाती हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल भी इसमें पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा झील ताल ये भी इसी में पाए जाएंगे। तो और सबसे ज़्यादा बुग्याल की बात करें, वन की बात करें, वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अधिकांश पर्यटक स्थल जैसे शिमला, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग इसी श्रेणी में स्थित हैं। इसके ढालों पर कोणधारी वन पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, साथ ही साथ छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर में क्या कहेंगे, इनको मर्ग कहेंगे, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, टनमर्ग है, ठीक है। जबकि उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। और इसके दक्षिण में अगर हम आएँ तो हमें चौड़ी और क्षैतिज जो घाटियाँ हैं वो दिखाई देती हैं जिन्हें हम द्वार या दून कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी का एक तरीके से हिस्सा है। तो ये था आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। अब हम बात करेंगे सबसे दक्षिण का, जो कि सबसे लास्ट भाग है हिमालय का और सबसे बाहरी भाग है। इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक शब्द को अगर आप देखें तो ये बना है शिव प्लस अलग से, ठीक है, शिव प्लस अलग। तो शिव मतलब हो गया आपके शिव और अलग मतलब होता है आँख की भौहें, ठीक है, आईब्रो जिन्हें आप कहते हैं। तो शिवालिक मतलब हो गया शिव के आँख की भौहें, इस तरीके से इसका नाम है। इसका एक प्राचीन नाम आपको मैनाक पर्वत भी देखने को मिलता है, इसे को कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे बाह्य हिमालय कहते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि कन्फ्यूजन करता है, ठीक है। और इसको ही उप हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणतम श्रृंखला है, जो कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। सबसे लास्ट में ये बनी हुई है, सबसे बाहर है, तो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच है, ठीक है। लघु हिमालय ही सबसे ज़्यादा चौड़ा और सबसे ज़्यादा आपको श्रेणियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं। यह जो आपका शिवालिक हिमालय है, यह उत्तर में लघु हिमालय से
मुख्य सीमांत भ्रंश यानी कि MBF के द्वारा अलग होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसे गोरखपुर के समीप डूंडवा श्रेणी तथा चूरिया मूरिया श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रश्न बना हुआ है पहले, तो आप लोग ध्यान देना कि गोरखपुर में, यूपी में डूंडवा श्रेणी या चूरिया मूरिया श्रेणी के नाम से किस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है, तो वो आपकी शिवालिक श्रेणी आएगी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये जो पहाड़ियाँ हैं डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सारी पहाड़ियाँ इसी मध्य हिमालय में, ये इसी शिवालिक हिमालय की भाग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो श्रृंखलाएं हैं शिवालिक की, ये मुख्य हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए असंपीडित अवसादों जैसे कि बजरी है, कंकड़ है, ठीक है, या मोटा पत्थर है, इनसे बनी हुई हैं। और इसके बाद ये जो यहाँ पे कंकड़ है मेनली, जिसमें आपका बड़े बड़े पत्थर आते हैं और बजरी आती है, ये और दक्षिण में बह के इकट्ठा होकर पूरा एक एरिया बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की एक पट्टी बना देंगे जिसमें पूरा ये मोटा कंकड़ इकट्ठा होगा, जहाँ पे नदियाँ दिखाई नहीं देंगी। और इसी क्षेत्र को कहा जाता है आपका भाबर, क्योंकि यहाँ पे लोग भबरी जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके का नाम है, आगे हम उसमें बात करेंगे। आगे चलते हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक लंबवत या क्षैतिज आप कह सकते हैं घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे कि उत्तराखंड में पाया जाने वाला देहरादून, हरिद्वार, ये सब इसी के हिस्से हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये लघु हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में होंगी। ये ऐसा नहीं कि शिवालिक का हिस्सा है कह दिया आपने, लघु हिमालय का हिस्सा है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए, शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमालयन अग्रभ्रंश यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट द्वारा तराई तथा गंगा के मैदान से अलग होता है। तो ये सारी लाइनें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय का दूसरा विभाजन, जिसे कहा जाता है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, यानी कि जिसमें हिमालय के विभाजन को लेकर एक निश्चित क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है कि इस क्षेत्र में जो हिमालय पड़ेगा उसे हम इस नाम से जानेंगे, इसीलिए इसे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो पहली बात तो आप ये याद रखें कि हिमालय का प्रादेशिक रूप से विभाजन किसने किया। अभी तक हमने उत्तर दक्षिण विभाजन पढ़ा था, जो भौगोलिक विभाजन था एक तरीके से। अब हम प्रादेशिक पढ़ रहे हैं, तो ये प्रादेशिक विभाजन किया है सिडनी बुर्राट के द्वारा, ठीक है। तो सिडनी बुर्राट द्वारा हिमालय को अलग अलग भागों में पश्चिम से पूर्व के रूप में बांटा गया, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। अभी तक हम उत्तर से दक्षिण पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का वर्गीकरण, ठीक। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, इसे प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है जो किसने किया, सिडनी बुर्राट ने, और एक कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम के द्वारा इसे समझ लेते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर 4 हिमालय आपको दिखाई देंगे। पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमाऊँ हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। इन्हें कैसे हमने डिवाइड किया, क्या सिडनी बुर्राट ने यहाँ पर भौगोलिक मानक लिए, तो ध्यान रखना कि जो नदी हैं, नदी या फिर कुछ पहाड़, तो इन नदियों या फिर पहाड़ों के आधार पर ही इस हिमालय को बांटा गया है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, किनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये हम बड़ी आसानी से इस मैप के द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहें चीज़ें। सबसे पश्चिम में ये नदी आपने देखी सिंधु नदी, ठीक है, जो कि आपका मेनली यहाँ तक जम्मू कश्मीर में बहती है और इसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस सिंधु नदी से लेकर इसकी जो सहायक नदी है सतलज नदी, ठीक है, इसके मध्य का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है आपका कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद आपका यहाँ से हिमाचल प्रदेश शुरू होता है और यहाँ से पूरा उत्तराखंड वाला रीजन शुरू हो जाता है। तो सतलज नदी से लेकर उत्तराखंड जहाँ पर समाप्त होता है और नेपाल शुरू होता है, यहाँ पे बहती है आपकी काली नदी, ठीक है। कौन सी नदी, काली नदी। तो सतलज से लेकर काली के मध्य का जो क्षेत्र है इसे कहा जाएगा आपका कुमाऊँ हिमालय, ठीक है। इसके बाद काली नदी से लेकर पूरा यहाँ नेपाल का रीजन पड़ता है और फिर हम आगे चले जाते हैं सिक्किम की ओर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चले जाता है असम, अरुणाचल, ये क्षेत्र आते हैं पूर्व हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि असम में जो सिक्किम और असम के बॉर्डर के आसपास है, तो असम में जो नदी बहती है मेनली वो है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी और काली नदी के मध्य का जो क्षेत्र है इसी को कहा गया है नेपाल हिमालय, ठीक है। और इसके बाद तीस्ता नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्व में बहती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यहाँ जो ये आपका क्या है, मानसरोवर झील है, इसके समीप ही एक ताल से निकलती है और यहाँ से आते हुए पूर्व की ओर बहकर अचानक यहाँ से मुड़ती है और यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। नामचा बरुआ जो पर्वत था उसी के समीप आपका एक यांगयाप दर्रा है, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। तो इसको हमने सीमा रेखा मान लिया, क्योंकि इसके बाद आपका यहाँ म्यांमार और उत्तर की ओर चीन या तिब्बत पड़ जाएगा। तो ये जो हिमालय है इसी को कहा जाता है आपका
असम हिमालय। ठीक, तो ये 4 भाग हैं। बस अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें देख लेते हैं। आपने केवल इतना ही ध्यान रखना है और ऐसे ही बना लेना है हिमालय को। ठीक है, तो पहला आता है कश्मीर या पंजाब हिमालय। विस्तार की बात करें तो सतलज और सिंधु के मध्य, सिंधु नदी पश्चिम में, उसके बाद सतलज। ठीक है, मैप से आप समझते रहें। दूसरा 560 किलोमीटर लंबा। अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा रीजन कौन सा है, हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन से हिमालय का है। तो आप लोगों ने जब यहाँ डेटा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये आपका 560 किलोमीटर है तो ये सबसे लंबा नहीं है। ठीक है, सबसे लंबा आपका नेपाल वाला हिमालय है, वो हम आगे बात करेंगे। तो सतलज और सिंधु के मध्य 560 किलोमीटर लंबा है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को पता है पहले ही कि पश्चिम की ओर चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो केवल 2 ही पॉइंट आपने याद रखने हैं सबसे जरूरी, एक तो किसके मध्य विस्तार है और कितना ज़्यादा विस्तार है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आ सकता है वो ये है कि इसकी प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखें इसकी चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है, 250 से 400 किलोमीटर मिलती है। कश्मीर हिमालय में करेवा झीलीय निक्षेप पाए जाते हैं, जिसमें मैंने बताया था केसर की खेती मेनली, इसके साथ साथ बादाम, अखरोट, चेरी की भी यहाँ पे खेती की जाती है। और करेवा क्या हैं ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, प्रमुख श्रेणियाँ जरूरी हैं, इन्हें याद रखना आपने बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर, ये इसकी प्रमुख श्रेणी है। अभी तक हमने देखा लद्दाख, जास्कर और काराकोरम ट्रांस हिमालय की, पीर पंजाल और धौलाधर मध्य हिमालय की श्रेणियाँ थी। लेकिन अब हमने उत्तर से दक्षिण ना करके पूर्व से पश्चिम विस्तार कर रहे हैं, तो इतने क्षेत्र में जो भी श्रेणियां पड़ेंगी वो सारी की सारी इस हिमालय के अंदर आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपका मीठे पानी की झीलें मिलती हैं, कुछ कुछ झीलें जैसे जम्मू कश्मीर में है डल झील और वुलर झील। ठीक है, और खारे पानी की भी कुछ झीलें इस श्रेणी में देखने को मिलती हैं, जैसे पांगोंगतो और तसो मरारी। ठीक है, तो ये झीलें हैं आपकी खारे पानी की, ये ध्यान रखना। कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में। आगे चलते हैं दूसरा कुमाऊं हिमालय। तो यहाँ भी आप 2 ही पॉइंट याद रखेंगे। पहला इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सतलज और काली के मध्य, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, और काली यानी कि यहाँ से अब नेपाल शुरू हो जाएगा। ठीक, ये अभी तक उत्तराखंड की सीमा के पास है। तो सतलज और काली के मध्य है और ये केवल 320 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसकी प्रमुख चोटियाँ देख लेते हैं जो उत्तराखंड में फैली हैं मेनली, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माणा, गंगोत्री आदि। ये बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हैं। तो केवल 2 पॉइंट याद रखें। तीसरा है नेपाल हिमालय। इसका विस्तार देख लेते हैं, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य है और ये सबसे लंबा है, जैसा कि मैंने बताया 800 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं, जैसे एवरेस्ट है 8,848 मीटर, मकालू है, ठीक है, कंचनजंगा है, गोसाईधान, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, सभी इसी श्रेणी में स्थित हैं। क्योंकि आपको पता है नेपाल का ही हिस्सा है माउंट एवरेस्ट और वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर हिमालय में नीचे से दबाव ज़्यादा होने की वजह से ये संकरा हो गया और ऊपर उठ गया। ठीक है, तो सारी चोटियाँ इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। तो कभी यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, कोई भी एक चोटी दे देगा किस हिमालय का हिस्सा है प्रादेशिक रूप से, और दूसरा इसके विस्तार के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे लंबा हिमालय है 800 किलोमीटर लंबा। ठीक है, चौथा आता है आपका और अंतिम असम हिमालय। तो असम हिमालय मैंने बताया कि तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र जहाँ पे समाप्त होती है सीमा, यहाँ तक है और ये 750 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रमुख चोटियाँ, इसकी प्रमुख चोटियाँ जैसे जोमोलहारी, काबस, जांग शांगला, पौहनी, नामचा बरवा, ये किस हिमालय की श्रेणियाँ हैं, जो आपका असम हिमालय है। ठीक है, हिमालय की सबसे पूरी चोटी है नामचा बरवा, 77-56 मीटर है और सबसे पश्चिमी चोटी मैंने बताया था नंगा पर्वत। ठीक है, इसी श्रेणी में स्थित है ये। नंगा पर्वत आपका काराकोरम श्रेणी में होगा। ठीक है, पश्चिम की ओर सबसे। आगे चलते हैं, जेलेपला दर्रा, बुमला, सेला, तेगा, यांगयाप, कारपोला, ये सभी इसी क्षेत्र में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इस हिमालय श्रेणी के बारे में और हमने यहाँ पर हिमालय का पूरा वर्गीकरण, पूरा विभाजन कवर कर लिया है, जिसमें हमने उत्तर से दक्षिण क्रम में और एक प्रादेशिक विभाजन जो है इसमें हमने देखा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए, जिससे कि आप लोग एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।